नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल इस देश पर आदिवासियों का सबसे पहला हक, लेकिन देश के आदिवासियों और निचली जाति को भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है खत्म। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीजेपी जानबूझकर आपको बता दें आफ्ताब पूना वाले मामले में अब लव जिहाद घुसड़ने की कर रही कोशिश। एक आप समझिए दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने एक लड़की को मार दिया, अब इस मामले को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें मोहन भागवत तो मदरसे और मस्जिद जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मोदी भी टोपी लगाएंगे। जी हाँ, दिग्विजय सिंह ने बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश ने बनाया चाचा शिवपाल को स्टार प्रचारक, डिंपल यादव के लिए बनेंगे स्टार प्रचारक, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल नीतीश की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, वो नहीं है पीएम कैंडिडेट। राहुल का भी किया इनकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ते से ही इन लोगों के सुर बदल गए हैं। आपको बता दें लगातार बयानबाजी कर रहे हैं ये दोनों हत्यारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के जयराम रमेश, बोले फिलहाल राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी देखकर डर गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी ने आजम खान की सीट से, यानी कि दोस्तों रामपुर से आजम खान की सीट से आजम खान के सबसे बड़े दुश्मन को उतार दिया सामने, आकाश सक्सेना। ये वही है जिसने भड़काऊ भाषण में आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पर केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले अन्ना से 4 थप्पड़ भी खा लूंगा। भाजपा वाले जानबूझकर अन्ना के भर रहे हैं कान। बताएंगे दोस्तों चोर चोर मोसेरे भाई की क्या है कहानी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोहन भागवत मस्जिद जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, बहुत जल्दी मोदी भी टोपी लगे हुए नजर आएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बता दिया है। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को देखकर पहले मोहन भागवत डर गए हैं। पहले ये लोग मस्जिदों से दूर रहा करते थे, आज मस्जिद और मदरसों में जाकर बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें भड़कते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल वो वक्त दूर नहीं है जब राहुल गांधी की इस यात्रा से घबराकर पीएम नरेंद्र मोदी भी सर पर टोपी लगे हुए नजर आएंगे। आपको बताते चले दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पर इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी का डर बता दिया है। उनका कहना है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार पॉपुलर हो रही है और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। इसीलिए इन लोगों ने जो यहाँ पर अब मुस्लिमों के साथ दोस्तों भाईचारा निभाने की शुरुआत की है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतने सालों में कभी नहीं हुआ कि आरएसएस का कोई बंदा मदरसे या फिर मस्जिद में चला गया हो, लेकिन अचानक से मोहन भागवत का मस्जिद और मदरसों के लिए प्रेम देखकर उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कई सवाल आ गए। मैंने बैठे बैठे सोचा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब पीएम नरेंद्र मोदी भी बहुत जल्दी टोपी लगे हुए दिखाई देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, इस चीज को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। अब भाई जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह को पहले से ही काफी सुर्खियां बटोर रहे थे और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि भाजपा आरएसएस वाले वोटों की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, बोले नीतीश की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, राहुल गांधी नहीं है कैंडिडेट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 2024 पीएम चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश और राहुल गांधी दोनों पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथ ले लिया। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल 2024 के लिए नीतीश नहीं हो सकते कैंडिडेट क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट करीब आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल नीतीश से उनका राज्य तो संभलता नहीं है, पूरा देश उनसे क्या ही संभलेगा। आपको बता दें नीतीश के ऊपर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बिहार की हालत बद से बदतर है, बिहार सबसे गरीब राज्यों में आता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर ओवैसी एक बात भूल गए, इससे पहले बीजेपी की सरकार चल रही थी। अब भाई
यहाँ पर ओवैसी का ये कहना कि नीतीश पीएम कैंडिडेट नहीं है, चलिए ये तो एक बार मान भी लिया जाए। जिस तरीके से दोस्तों नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े बयानबाजी दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, पहले ओवैसी ये बताएं कि वो बीजेपी की हिमायती क्यों बन रहा है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने नीतीश के बाद राहुल को भी घेरा। उनका कहना था कि फिलहाल राहुल गांधी नहीं है पीएम कैंडिडेट और 2024 में एक ऐसा चेहरा खड़ा करना चाहिए जो कि चुनाव में कहीं ना कहीं जीते। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर अदर चीज। दोस्तों राहुल गांधी को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जिस राहुल गांधी की छवि बीजेपी ने खराब कर रखी थी, अब वो राहुल गांधी दोस्तों एक अलग तौर पर नजर आ रहा है। मैंने पहले भी कहा, आपसे और फिर कहूंगा कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उनके लिए संजीवनी साबित होगी। पहले समय में राहुल गांधी को इसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन ओवैसी ने फिलहाल नीतीश को पीएम कैंडिडेट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया है। उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी हमला बोला। बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है, वो देश में नफरत फैलाकर, लव जिहाद लगाकर और कुछ हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगाकर अपना फायदा करती है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता जान चुकी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी एक मुद्दे पर बात हो तो आप और हम बात कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तो बहुत ही खराब है। जहां से इनकी शुरुआत होती है दोस्तों, वहीं से इन लोग की असलियत भी निकलती है। भले ही ओवैसी सबके सामने बीजेपी की बुराई करते हो, सबके सामने दोस्तों बीजेपी को भला बुरा बोलना हो, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि असदुद्दीन ओवैसी खुद भी तो यही करते हैं। वो बीजेपी का फायदा कराते हैं और हर जगह जहां बीजेपी जाती है दोस्तों, जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती है, मुकाबला होता है बीजेपी कांग्रेस का, वहां ओवैसी अपनी पार्टी को ले जाते हैं और कांग्रेस का नुकसान करके आते हैं। ये ओवैसी की सच्चाई है। भले ही आप में से बहुत सारे लोग असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्टर होंगे, लेकिन ओवैसी जो करते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, आफ्ताब पूनावाला केस में भड़के अजीत अंजुम, बीजेपी को लगाई जमकर फटकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी को अगर कहीं पर दोस्तों कोई घटना हो जाए, अगर कहीं पर कोई इस तरीके की दरिंदगी घटना हो जाए, तो बीजेपी उसमें मुस्लिम एंगल जरूर ढूंढती है। और अब दोस्तों इस मामले में भी ये जो आफ्ताब पूनावाला है दोस्तों, जिसने एक लड़की की, आप समझिए बेचारी लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। समझिए दोस्तों, एक लड़के ने बेरहमी से लड़की को मार दिया, उसकी लाश 6 टुकड़ों में कर फेंक दी गई, फ्रिज में उसने लाश रखी। ठीक है, उस लड़के को दोस्तों सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं दोस्तों, इन जैसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं है। आप समझिए, इसको तो 1 महीना क्या 2 दिन के अंदर ही इसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, इसने ऐसा काम किया है। और चाहे कोई से भी समाज का इंसान हो दोस्तों, अगर इस तरीके की दरिंदगी करेगा तो दोस्तों उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ये हमारे देश की महिलाओं का सवाल है दोस्तों, ना सिर्फ महिलाओं का बल्कि इंसानियत का सवाल है। आप देखिए दोस्तों, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हर चीज में बीजेपी हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों ढूंढती है। आप समझिए दोस्तों, न जाने उत्तर प्रदेश में कितने ही ऐसे केस हो रहे हैं जहां पर लड़कियों को दोस्तों जलाकर उनके साथ दुष्कर्म कर फेंक दिया जाता है। जब वो पकड़े जाते हैं दोस्तों, तो वो हिंदू समाज के लोग होते हैं, समझिए। लेकिन दोस्तों बीजेपी इतनी चालाक है कि अगर किसी भी केस में हिंदू एंगल होता है तो वो उसको मीडिया से दबाने की बात करती है। लेकिन अगर किसी केस में बाई चांस दोस्तों कोई मुस्लिम निकल आता है ऐसा, तो उस मामले को उछाला जाता है। अजीत अंजुम ने इस पर सवाल उठाया। अजीत अंजुम सर ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जानबूझकर बीजेपी के नेता इस चीज को लव जिहाद का मुद्दा बना रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, जानबूझकर इस चीज को आप समझिए वो बनाया जा रहा है लव जिहाद का मुद्दा, जबकि दोस्तों आप खुद भी जानते हैं कि बीजेपी कितनी चालाकी से ये सब कुछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है और उसको तो इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं है। शायद बीजेपी के लिए दोस्तों इंसानियत कोई मायने ही नहीं रखती है। आप देख लीजिए, हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना दोस्तों कहाँ तक सही है। और जानबूझकर श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दोस्तों इसको लव जिहाद बोला जा रहा है। और दोस्तों ये बीजेपी के ही लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो बाहर निकल कर जो यहाँ पर बड़ी चीजें कर रहे हैं और बाहर निकलकर बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, हम इंसाफ दिला कर रहेंगे, हम ये कर रहे हैं। अरे भैया, इंसाफ दिलाना दिलाओ, लेकिन किसी एक मर्डर के केस को लव जिहाद तो मत बनाओ। हर चीज में दोस्तों इन लोग बहुत बेशरम लोग हैं। ये बीजेपी वालों में दोस्तों इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इनके लिए हर मुद्दा दोस्तों आप समझिए हिंदू मुस्लिम है।
और हर मुद्दे पर ये यही करते हैं। और जो आज हो रहा है देश में, बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि आफ्ताब पिप जो पूना वाला है, इसको इस तरीके से अब तक छोड़ रखा था। आप समझिए, इसको अब पकड़ लिया गया है तो इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और मैं तो कहता हूं इसको फांसी की सजा देना चाहिए, ताकि दोस्तों आगे कोई भी ऐसा करने से डरे। लेकिन आप समझिए, लोगों का दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, कैसा क्रिमिनल दिमाग लेकर पैदा होते हैं दोस्तों। एक मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और बीजेपी दोस्तों आप समझिए उस पर सियासत करने लगती है। उसके परिवार वालों से पूछो उन्हें कैसा लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इंसानियत बीजेपी के अंदर बिल्कुल नहीं है, वो तो इस पर भी राजनीति कर रही है। इसमें भी लव जिहाद एंगल ढूंढ लिया, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, हर चीज में दोस्तों कभी जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कभी दोस्तों हिजाब, सारे बस मतलब इनकी मुद्दे जो शुरुआत होती है ना दोस्तों, वो मुस्लिमों से ही होती है। अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो मुझे लगे बीजेपी का तो दाना पाना ही नहीं चले, इनको तो राजनीति में जगह ही नहीं मिले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस देश पे सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वो आदिवासी का है। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं, जब देश की शुरुआत हुई तो सबसे पहले इस देश में आदिवासी थे। धीरे धीरे कर दोस्तों लोगों को समझ में आया, और वो जो है यहाँ पर आदि मानव से इंसान में तब्दील होते गए। लेकिन सबसे पहला हक राहुल गांधी ने कहा कि इस देश पर आदिवासियों का ही है, लेकिन आदिवासियों के साथ बीजेपी बहुत बुरा व्यवहार करती है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आदिवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, और बीजेपी गरीबी और महंगाई बेरोजगारी को बढ़ाती चली जा रही है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ कॉरपोरेटरों के लिए काम करते हैं, वो देश में सिर्फ कॉरपोरेटर की सरकार चल रही है। कॉरपोरेटर यानी कि दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जैसे अडानी अंबानी। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी है। इससे पहले दोस्तों LIC का इतना बड़ा हिस्सा कभी किसी के पास नहीं था, लेकिन आज अडानी उसका मालिक है। आप समझिए, धीरे धीरे कर अडानी और अंबानी को बांटते चलेगा पीएम मोदी। सबसे पहले हवाई अड्डों से शुरुआत हुई, पहले हवाई अड्डे दे दिएगा अडानी अंबानी को, उसके बाद रेलवे स्टेशन भी सौंप दिएगा प्राइवेट में दोस्तों। उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो प्रधानमंत्री ने रोडवेज, बस अड्डे, धीरे धीरे कर दोस्तों सबका सब सौदा अडानी और अंबानी के साथ कर लिया। सवाल ये है कि अगर आप पूरा देश इस तरीके से लीज पर दे दोगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, इसका अंजाम क्या है? हम किसी एक के गुलाम बनकर रह जाएंगे। आप पूरा देश उन इंसानों के हाथ में सौंपना चाह रहा। और बहुत अफसोस की बात है कि देश में दोस्तों इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा दोस्तों कि कांग्रेस ने धीरे धीरे कर देश की प्रॉपर्टियां बेच दी हों। प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे, मुझे अभी भी याद है, कि धीरे धीरे कर महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, और कांग्रेस की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है दोस्तों, कि इस चीज को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री जो वादे कर आए थे जनता से कि मैं महंगाई कम करूंगा, गरीबी हटा दूंगा, वो वादे तो दोस्तों तर्क कर दिए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक चीज़ बहुत अच्छी की है, वो क्या है दोस्तों, कि गरीबी और महंगाई को हमारे और आपके सर पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस बात को तो दोस्तों आप और हम झुठला ही नहीं सकते कि प्रधानमंत्री की असलियत जो है वो जनता देख रही है, और देश की जनता को पता है दोस्तों कि फिलहाल ये सरकार कर क्या रही है। आप बड़े बड़े वादे करते हो, बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन अफसोस उन वादे उन दावों का कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। प्रधानमंत्री दोस्तों सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, और जनता से ऐसे ही वादे किए गए थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, रामपुर से बीजेपी ने उतारा आजम खान का सबसे बड़ा दुश्मन। जी हाँ, जिसने आजम खान की थी शिकायत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, रामपुर सीट ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक शतक से आजम खान कभी रामपुर से चुनाव नहीं हारे। हमेशा दोस्तों चुनावी मैदान में उतरे और हमेशा आजम खान चुनाव जीते, लेकिन अब की बार उनकी विधायकी पर तलवार लटक रही है। आपको बता दें, अगर ये साबित हो गया और ये मान लिया गया कि आजम खान की विधायकी रद्द होती है, तो दोस्तों लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि ईसी के अकॉर्डिंग, इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग, अब आजम खान 2031 यानी कि 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई तो।
अभी हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब आजम खान की सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया। आपको बता दें बीजेपी ने आजम खान के सबसे बड़े दुश्मन आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। ये आकाश सक्सेना वही है दोस्तों जिसने भड़काऊ भाषण को लेकर आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा दे दी। अफसोस की बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ही यति नरसिंहानंद ने बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया है जिसके ऊपर मोहम्मद जुबैर ने उसको फिर से एक बार टारगेट भी किया और उसकी असलियत भी सामने लाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोर्ट को दोस्तों यति नरसिंहानंद की हेट स्पीच नहीं सुनाई देती। अब तक दोस्तों यति नरसिंहानंद को ना कोर्ट ने सजा सुनाई, ना ही मां अन्नपूर्णा जो कि यति नरसिंहानंद के साथ है, यति नरसिंहानंद के साथ वसीम रिजवी था, और भी कई लोग हैं दोस्तों जिनको सजा सुनाना चाहिए पर कोर्ट सुनाता नहीं है। आजम खान के एक भाषण पर 3 साल की सजा सुना दी गई। क्या आजम खान के भाषण में दोस्तों इतना खराब कुछ था? उसमें कुछ नहीं था। इतना इससे खराब बयान मैंने सुने हैं, लेकिन जानबूझकर योगी आदित्यनाथ के राज में आजम खान को फंसाया जा रहा है। और कोर्ट क्या कर रहा है ये आप भी देख रहे हैं कि आजम खान को जो ये सजा सुनाई गई है इसमें कोर्ट की क्या भूमिका रही है। सवाल ये नहीं है कि आज देश में दोस्तों कानून का बोलबाला नहीं चल रहा है। सवाल तो ये है कि सरकार कानून के ऊपर पहरा जमाना चाह रही है। सरकार चाहती है कि वो दोस्तों कोर्टों को और सारी संस्थाओं को अपने तरीके से चलाए। आपने देखा ही है पुलिस स्टेशन किस तरीके से चल रहा है। आज जहां कार्रवाई करना चाहिए वहां कार्रवाई होती नहीं है। जो सच को सामने लाता है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और जिस तरीके से आजम खान के ये सबसे बड़ा दुश्मन जो है दोस्तों आकाश सक्सेना, इसको भले ही बीजेपी ने रामपुर से उतार दिया हो, लेकिन मैं अभी आपको लिख कर देता हूं दोस्तों कि रामपुर से अखिलेश यादव ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे दोस्तों? क्योंकि अखिलेश यादव जिसे भी रामपुर से खड़ा करेंगे सबको पता होगा कि ये कैंडिडेट बेसिकली सपा का है और बीजेपी को वहां पर रामपुर में ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं नहीं। मुझे समझ में एक चीज़ नहीं आती दोस्तों कि फिलहाल हर जगह बेचारा आजम खान के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब इससे पहले भी उनके ऊपर कई लगभग दोस्तों 88 मुकदमे या 64 के लगभग लगा रखे और ये साफ दिखाई देता है कि स्पीकर ने बहुत जल्दबाजी में आजम खान की विधायकी रद्द कर दी, उनसे सदस्यता छीन ली ताकि दोस्तों जल्द से जल्द चुनाव कराया जा सके। और ये बीजेपी की सोची समझी चाल होती है, इसीलिए आकाश सक्सेना को बीजेपी ने वहां से खड़ा किया है। अब देखना होगा खैर रामपुर से कौन जीतता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अन्ना हजारे से 4 थप्पड़ खाऊंगा। जी हाँ, केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अन्ना हजारे के मेरे खिलाफ कान भर रही है बीजेपी और बीजेपी अन्ना हजारे को मेरे खिलाफ भड़का रही है, लेकिन अन्ना हजारे की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनसे 4 थप्पड़ खाऊंगा। समझे दोस्तों आप, ये अन्ना हजारे की इज्जत करते हैं केजरीवाल। बीजेपी, आम आदमी पार्टी दोस्तों और अन्ना हजारिया, ये तीनों दोस्तों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आपको याद होगा बहुत बड़े लोगों ने सोचा था कि अन्ना हजारिया तो बुजुर्ग है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अन्ना हजारिया की असलियत जब लोगों के सामने आई तो लोग हक्का बक्का रह गए। दरअसल अन्ना हजारिया बीजेपी का ही एक एजेंट था दोस्तों, जो कि दिल्ली की सरकार गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। केजरीवाल भी उस वक्त दोस्तों उसी कुंबे में हुआ करता था। आपको याद होगा कि केजरीवाल जो है दोस्तों वो अन्ना हजारिया के बिल्कुल करीबी हुआ करते थे और जब दिल्ली की सरकार गिराई गई, जब इन लोगों ने आंदोलन किया तो केजरीवाल अन्ना हजारे का लेफ्ट हैंड बना हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल ने अपनी सरकार बना ली दिल्ली में। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अन्ना हजारे बीजेपी का एजेंट था। दुनिया को दिखाने के लिए लोग उसको सोचते थे कि अन्ना हजारे बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन दोस्तों अन्ना हजारे बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे और इसीलिए अन्ना हजारे को इज्जत देने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अन्ना हजारे बीजेपी के एजेंट निकले। उन्होंने देश को धोखा दिया। लोग सोचते थे कि देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भैया तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है और अन्ना हजारे। और इसीलिए मैं दोस्तों कभी भी मैं केजरीवाल को सही नहीं मान सकता। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें ताकि आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे आपको।